हेलो क्लास 12th बच्चों, हमारे समाज शास्त्र में कल हमने पढ़ा था औपनिवेशिक काल और आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रवाद। और हमारा अभी पहला लेसन ही चल रहा है भारतीय समाज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रवाद के बारे में कि राष्ट्रवाद, औपनिवेशिक काल हमने पढ़ा, अब आज राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। तो राष्ट्रवाद जो है यह भारतीय समाज के लगभग 200 वर्षों के दौरान उपनिवेशवादी समाज से आधुनिक समाज में जो परिवर्तन हुआ है उसे राष्ट्रवाद के कहा गया है। और भारतीय समाज में सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक ये सारे परिवर्तन तो देखे ही गए थे इससे पहले। तो यहाँ जो है ईसा से 268 वर्ष पहले से लेकर और 232 वर्ष पहले तक अशोक महान के शासनकाल में भारत एक पूर्ण राष्ट्र था। ये आप लोगों ने इतिहास में भी पढ़ा होगा, जिसमें सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था का एक विकसित रूप जो था वह देखा गया है। अशोक के शासन के बाद जब जैसे जैसे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती गई है, संपूर्ण देश जो था वह हजारों छोटे छोटे नगर, राष्ट्रों और रियासतों में विभाजित हो गया। तो उसके बाद 19वीं शताब्दी से जब ब्रिटिश शासन आया तो फिर एक राष्ट्रवाद की स्थापना होना शुरू हो गई। तो ब्रिटिश शासन में भारत को एक पूर्ण राष्ट्र नहीं कहा गया था। क्यों? क्योंकि इसकी वास्तविक सत्ता जो थी वह इंग्लैंड की सरकार के हाथों में थी। तो ब्रिटिश शासन के बाद जो है ऐसी दशाएं जब पैदा होना आरंभ हुई कि जिन्होंने यहाँ के राष्ट्रवाद के विकास के लिए प्रारंभ हुआ। तो भारत में क्या हुआ कि राष्ट्रवाद के विकास और इससे जुड़ी हुई अनेक बातों की तरफ ध्यान दिया गया। तो इसमें जब अनेक बातों की तरफ ध्यान दिया गया, जब इंग्लैंड के हाथों में हमारी सत्ता थी, तो राष्ट्रवाद के अर्थ को समझाने के लिए कुछ विद्वानों ने इसे अपने शब्दों में परिभाषित किया। तो पहली परिभाषा हम देखते हैं प्रोफेसर जिम्नर के अनुसार। प्रोफेसर जिम्नर ने राष्ट्रवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राष्ट्रवाद का संबंध एक विशेष भावनात्मक और मानसिक एकता से है। यह अनुभव करने, विचार करने और जीवन व्यतीत करने का एक विशेष ढंग है। फिर इन्हीं की परिभाषा से, प्रोफेसर जिम्नर की परिभाषा से मिलती जुलती परिभाषा ही मैकडूगल की है। उन्होंने कहा है, मैकडूगल ने, कि एक राष्ट्र वह बड़ा जनसमूह है जो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होता है तथा उसका एक ऐसा राष्ट्र चरित्र होता है जिससे वह राष्ट्रीय आधार पर विचारों का आदान प्रदान करने और राष्ट्रीय संकल्प के लिए
समर्थ हो जाता है। तो प्रोफेसर जिमनर और मैकडूगल की परिभाषा जो है, मैकडूगल की, ये करीब करीब इन दोनों की परिभाषाएं ने एक ही बात के ऊपर बल दिया है। और अब तीसरी परिभाषा है प्रोफेसर कार। प्रोफेसर कार ने कहा है कि इन्होंने राष्ट्र शब्द का प्रयोग हम मनुष्यों के उस बड़े समुदाय के लिए किया है। राष्ट्र शब्द का प्रयोग इन्होंने हम मनुष्यों के उस बड़े समुदाय के लिए किया है जिसमें 6 विशेषताएं पाई जाती हैं। तो वो 6 विशेषताएं कौन सी हैं इनकी परिभाषा के अनुसार, उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो पहला पॉइंट है कि एक सामान्य सरकार का विचार जिसका संबंध वर्तमान और भविष्य की प्रत्याशाओं से होता है। एक सामान्य सरकार का विचार जिसका संबंध वर्तमान और भविष्य की प्रत्याशाओं से हो। और दूसरा है इसके सदस्यों के बीच भावनात्मक घनिष्ठता होनी चाहिए। और तीसरा है कि इसका एक स्पष्ट और सुपरिभाषित भूभाग हो। और चौथा है भाषा और संस्कृति से संबंधित कुछ ऐसी विशेषताएं जो एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों से अलग करती हों। और पांचवा है इनका कि कुछ ऐसे सामान्य हित जिनमें सभी सदस्य सहभाग करते हों। छठवां और लास्ट है इनकी परिभाषा की विशेषता कि इच्छाओं और विचारों की समानता जिसके आधार पर लोगों के मन में अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और समर्पण की भावना पैदा होती हो। तो प्रोफेसर कार जो हैं, E.H. कार जो हैं, इन्होंने राष्ट्रवाद की परिभाषा के अंतर्गत 6 विशेषताओं का होना बताया है। तो इनके अनुसार राष्ट्रवाद जो है वह भावनात्मक एकता से बंधे हुए व्यक्तियों का वह बड़ा समुदाय है जिसका अपना एक प्रभुता संपन्न राज होता है तथा स्वभाव से ही जिसमें अपने राज्य के प्रति वफादारी की भावना होती है। तो ये राष्ट्रवाद। अब हम लोग राष्ट्रवाद के तत्व और भी कुछ लोगों ने इसे अपने शब्दों में परिभाषित किया है। तो इसमें ये देखा जाएगा कि राष्ट्रवाद अपने देश अथवा राष्ट्र के प्रति सोचने और अनुभव करने का एक ऐसा ढंग है जो एक देश के निवासियों में अपने देश के प्रति समर्पण और त्याग की भावना पैदा करता है। तो इससे देखिए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि राष्ट्रवाद ही राष्ट्र की नींव है। राष्ट्रवाद ही राष्ट्र की नींव है। तो राष्ट्रवाद के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता तथा राज्य की प्रभुता यह आवश्यक नहीं है। जब किसी देश के निवासी किसी बाहरी या औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध
एकजुट होकर अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं, तब इसे भी राष्ट्र की दशा कहा जा सकता है। वो यहाँ की नहीं है, लेकिन फिर भी संघर्ष में साथ दे रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड ब्राइस ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहा है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित एकता को दर्शाता है जिसका या तो एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन हो अथवा उसका उद्देश्य एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन की स्थापना करना हो। और इसी तरह जो है हमारे प्रसिद्ध समाजशास्त्री जो हैं जी.एस. घुरिये, इनका नाम आपने समाजशास्त्र में हमेशा सुनते आ रहे हैं। तो जी.एस. घुरिये इन्होंने भी राष्ट्रवाद को परिभाषित किया है। इनका कहना है कि राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्र के प्रति एकता, सुदृढ़ता और पारस्परिक सहयोग की भावनाओं का समावेश होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना होती है। तो इस तरह इनकी परिभाषा से भी ये स्पष्ट होता है कि राष्ट्रवाद का संबंध एक ऐसी मानसिक अवस्था से है जिसके द्वारा एक राष्ट्र से संबंधित सभी लोग अपने मतभेदों को भुलाकर स्वयं को एक संगठित इकाई के रूप में देखने लगते हैं। अब विनोबा भावे ने भी राष्ट्रवाद के लिए अपने विचारों को व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रवाद का संबंध एक देश के लोगों के बीच भावनात्मक एकता और राष्ट्र प्रेम की उस भावना से है जो सभी नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत, क्षेत्रीय, धार्मिक और भाषाई भिन्नताओं को भुलाकर राष्ट्रीय हित के लिए काम करने की प्रेरणा देते हैं। तो ये विनोबा भावे के विचार थे। तो ये जितनी भी परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं, प्रोफेसर जिमनर, मैकडूगलर और C.H. कार और विनोबा भावे और जी.एस. घुरिये, तो इन सभी के विचारों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रवाद के कुछ प्रमुख तत्वों का भी उल्लेख किया गया है। तो अब हम लोग आइए उन प्रमुख तत्वों के बारे में जानकारी लेंगे। तो पहला हमारा इसमें पॉइंट और हेडिंग है कि राष्ट्र की सर्वोच्चता में विश्वास। ये हमारा हेडिंग है, राष्ट्र की सर्वोच्चता में विश्वास। राष्ट्रवाद जो है एक ऐसी भावनात्मक दशा है कि जिसके अंतर्गत एक राष्ट्र से जुड़े हुए सभी लोग अपनी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र की तुलना में राष्ट्र को सबसे ऊपर मानते हैं और राष्ट्र के लिए बड़े से बड़ा त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये था हमारा राष्ट्र की सर्वोच्चता में विश्वास। जब विश्वास होगा
तभी हम अपने राष्ट्र के प्रति बलिदान हो सकते हैं और राष्ट्र से जुड़ेंगे। और अब दूसरा है हमारा दूसरा हेडिंग, भावनात्मक एकता। भावनात्मक एकता, जितनी भी परिभाषाएं हमने पढ़ी थी उन सभी लोगों ने भावनात्मक एकता पर विशेष बल दिया है। तो भावनात्मक एकता जो है वह राष्ट्रवाद का विकास तभी संभव हो पाएगा जब एक राष्ट्र से संबंधित विभिन्न समूह अपने आप को एक दूसरे से इस तरह संबंधित कर लेते हैं कि राष्ट्र हितों के बारे में उनके बीच कोई भी मतभेद नहीं होता। तो ये थी भावनात्मक एकता। और अब तीसरा है भाषाई एकता। भाषाई एकता से जो है, इसके लिए भाषाई एकता का जिक्र जो है वह हमारे जो अभी परिभाषा दी थी जिन्होंने E.H. कार ने, तो भाषाई एकता की बात इन्होंने अपने 6 जो इनके परिभाषा की विशेषताएं थीं उसमें था भाषाई एकता। तो इन्होंने कहा है कि राष्ट्रवाद तत्वों में भाषाई एकता को महत्व दिया है इन्होंने सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि भाषा एक ऐसा आधार है जो सभी क्षेत्रों और वर्गों के लोगों को एक दूसरे के निकट लाकर उनके बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ाता है। तो भाषाई एकता के आधार पर ही लोगों में समानता की चेतना पैदा होती है और राष्ट्रीय एकीकरण की वृद्धि होगी। और अब चौथा है हमारा राष्ट्रीय संस्कृति। तो राष्ट्रीय संस्कृति का संबंध जो है जीवन के एक विशेष तरीके से होता है। संस्कृति जो है वह जीवन जीने का एक विशेष तरीका है। तो राष्ट्रवाद का विकास तभी होगा जब एक देश के लोग अपनी संस्कृति के गौरव को समझते हुए, उस पर विश्वास करते हुए और उसे व्यवहार के प्रतिमानों को अधिक अच्छा समझने लगेंगे तो उनकी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा जो है वह होगा। और अब पांचवा है राष्ट्रीय इतिहास। राष्ट्रीय इतिहास जो है इसमें हमने देखा है कि बहुत सी वीर गाथाएं हैं, जो है कहानियां हैं कि किस तरीके से लोगों ने बलिदान किया है। तो ये जो राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना को बढ़ाकर अपने देश के प्रति समर्पण की भावना जो पैदा करते हैं, यही राष्ट्रीय इतिहास। तो ये अतीत के गौरव को क्या करता है? याद दिलाता है। जब याद दिलाता है तो उससे व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है और राष्ट्र के प्रति विश्वास पैदा होने लगता है कि हम भी कुछ ऐसा अपना राष्ट्र के लिए अपने आप को समझें और उसके प्रति समर्पित हों। तो ये था हमारा राष्ट्रवाद के तत्व। तो राष्ट्रवाद के तत्व में हमने 5 पॉइंटों को पढ़ा है। उसके बाद ये देखा जाएगा कि लगभग 400 वर्ष पहले जो था, दुनिया के सभी देश किसी न किसी रूप में
एक राजशाही या सामंतवादी व्यवस्था में क्या थे, बंधे हुए थे। तो जिसमें क्या होता था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए समर्पण का कोई स्थान नहीं रहता था, कि कोई स्थान रहे। तो जब 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड जो था उसकी सत्ता रोमन चर्च के हाथों में थी, तो उससे क्या था, स्वतंत्र होकर राष्ट्रवाद को विकसित करने के लिए इंग्लैंड को क्या करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। तो यूरोप के अनेक देशों के साथ अमेरिका भी राष्ट्रवाद का इतिहास ये भी पुराना ही है। तो एशिया तथा अफ्रीका के जो अधिकांश देश थे, ये एक लंबे समय तक इंग्लैंड या किसी दूसरे देश का उपनिवेश रहने के कारण राष्ट्रवाद को विकसित करने के अवसर इनको प्राप्त नहीं हो पाए। तो ये तो हमने राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा, जाना। और अब हमारा अगला टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद का उदय तथा विकास। कि ये तो सारी चीज़ें राष्ट्रवाद से संबंधित थी, उसकी विशेषताएं थी, उसके तत्व थे। अब भारत में पढ़ेंगे हम लोग कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय तथा विकास कैसे, कब हुआ। तो भारत में राष्ट्रवाद का विकास जो है ये बहुत पुराना इतिहास नहीं है। ये ब्रिटिश शासन काल के दौरान, भारत में ब्रिटिश शासन काल के दौरान ये प्रारंभ हुआ। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी विस्तार से A.R. देसाई ने एक पुस्तक लिखी थी। A.R. देसाई की पुस्तक है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। A.R. देसाई की पुस्तक है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। तो उसमें इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को ध्यान में रखते हुए उस पुस्तक में लिखा है कि नई प्रशासनिक व्यवस्था जब स्थापित हुई तो परंपरागत शिक्षा की जगह एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली विकसित हुई। परिवहन और संचार के नए साधनों को बढ़ावा तथा स्वतंत्रता मिली। तो इससे ब्रिटिश शासन के दौरान ऐसी अनेक गंभीर समस्याएं सामने आने लगीं जिनके कारण ब्रिटिश शासन का विरोध बढ़ने लगा। तो जब ब्रिटिश शासन का विरोध बढ़ने लगा तो उसमें जमींदारी व्यवस्था के कारण किसानों का अमानवीय शोषण हुआ। और इंग्लैंड में जो माल बनता था वो प्रतियोगिता न पाने के कारण भारत के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का पतन जो है वह आधुनिक शिक्षा के नाम पर ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन को दिया जाने वाला प्रोत्साहन था। तो जो राजनीतिक हितों के कारण बंगाल का विभाजन हुआ, उसके साथ लोगों में भेदभाव का व्यवहार तथा शोषणकारी कानून, इनकी वजह से कुछ नई समस्याएं उत्पन्न हुई। वो समस्याएं ऐसी दशाओं के कारण बनी कि ब्रिटिश सरकार के विरोध में होने वाले
आंदोलनों ने देश में ऐसी जागरूकता पैदा करना आरंभ किया जिससे राष्ट्रवाद का एक रूप जो था वह दिखाई पड़ने लगा। तो इन्हीं घटनाओं और आंदोलनों के कुछ आधार हैं कि वह घटनाएं और आंदोलन कैसे कैसे प्रारंभ हुए। तो आइए देखते हैं। तो इसमें पहला जो है आंदोलन सन 1857 का विरोध, सन 1857 का विरोध, ये इतिहास में भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो इस विरोध में भारत में जब सन 1857 में होने वाले विरोध को भारतीय राष्ट्रवाद का पहला चरण मानते हैं। ये पहली जो है पहला विद्रोह 1857 में हुआ। यह विद्रोह जो था देश के सैकड़ों राजाओं और नवाबों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इसमें एक बड़ी संख्या में ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों ने भी हिस्सा लिया और इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश शासन के दमन का विरोध करना। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन के दमन का विरोध किया जाए और यहाँ राजनीतिक सत्ता जो है भारतीयों को सौंपी जाए। तो अंग्रेज़ों द्वारा इस विद्रोह का उन्होंने इसे क्या नाम दिया? गदर। गदर का नाम देकर इसे समाप्त करना चाहा। तो इसके बाद इस विद्रोह का परिणाम जो है यह पहली बार महसूस किया गया कि हिंदू तथा मुसलमान एकजुट होकर यहाँ एक संगठित राष्ट्र की स्थापना कर सकते हैं। तो ये था 1857 का विद्रोह। और दूसरा है, ये तो पहले जो है 1857 में प्रारंभ हुआ और इसी में फिर दूसरा भी प्रारंभ हुआ, दूसरा चरण इसमें प्रारंभ हुआ। ये भी 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर भारत तथा पंजाब में सन 1867 से 1883 का। तो ये दूसरा चरण था इसका विद्रोह का। ये दूसरा है राष्ट्र का दूसरा चरण। बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर भारत तथा पंजाब में 1867 से 1883 के बीच ऐसे संगठन स्थापित किए गए कि जिनका उद्देश्य जो था लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने और अपनी मातृभाषा का उपयोग करने की प्रेरणा देना था। तो जो बंगाल में उस समय राजनारायण बसु ने इसके लिए एक राष्ट्रीय भावना प्रवर्धन समिति स्थापित की। ये जो है राजनारायण बसु ने राष्ट्रीय भावना प्रवर्धन समिति स्थापित की और इसमें जो है नवगोपाल मिश्र प्रत्येक वर्ष एक बड़ा स्वदेशी मेला लगाना आरंभ किया। ये जो समिति स्थापित की थी राजनारायण बसु ने स्थापित की थी और गोपाल मित्र ने जो है एक स्वदेशी मेला हर साल लगाना प्रारंभ किया था। तो बम्बई में वासुदेव जोशी के नेतृत्व में लाखों लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने की प्रतिज्ञा ली और सन 1870 में जब पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई तो उसमें जनता के हितों से संबंधित काम करने के लिए
ब्रिटिश सरकार पर भारी दबाव डाला गया। तो एक बड़ी संख्या में भारत के शिक्षित और प्रभावशाली व्यक्ति इस सभा के सदस्य बनने लगे। तो जब इस सभा के वो सदस्य बनने लगे तो सन 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। ये बहुविकल्पी में आ सकते हैं ये प्रश्न, तो इसको विशेष 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो इसमें जो था, जो भारतीय जागरूक भारतीयों का जो संगठन बनाया गया था, तो उनका उद्देश्य जो था भारत के सभी वर्गों और जातियों को एकता के सूत्र में बांधना। तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सद्भावना को जब बढ़ावा मिला, तो जो सार्वजनिक आंदोलन के लिए जनता को तैयार करना था, तो उसमें किसानों के शोषण को रोकना भी था। तो इन उद्देश्यों के कारण जब समाज के एक बड़े वर्ग में राष्ट्र प्रेम को प्रोत्साहन मिलने लगा, तो सक्रिय सदस्यों को उनकी गिरफ्तारी करके ब्रिटिश सरकार ने अपनी गतिविधियों को कमज़ोर कर दिया। तब पश्चिमी शिक्षा, राष्ट्रवादी साहित्य, बेरोजगारी, तो ये इंग्लैंड की जो दमनकारी शासन के कारण भारतीयों में असंतोष जो था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। तो समय समय पर अनेक आंदोलन इन लोगों ने किए, लेकिन सरकार द्वारा प्रत्येक आंदोलन को क्या किया गया? दबा दिया गया। और अब तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी, यह राष्ट्रवाद के विकास में एक नया मोड़ आया इससे। तो सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो इस स्थापना में एक अंग्रेज अधिकारी जो है एलन ऑक्टेवियन हुम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो उस समय क्या था कि जो शिक्षित और मध्यम वर्ग था और किसान संगठन, ये आदिवासियों द्वारा अनेक आंदोलन किए जाने में लगे हुए थे। तो जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को देश में फिर एक बड़ा विद्रोह होने का शंका उत्पन्न होने लगी। तो इन दशाओं के बीच हुम ने क्या सोचा कि यदि भारत के प्रमुख नेताओं एवं शिक्षित और जागरूक लोगों को एक मंच पर लाकर विचारों के आदान प्रदान के द्वारा उनके असंतोष को कम कर दिया जाए, तो ब्रिटिश शासन के प्रति लोगों की वफादारी को बढ़ाया जा सकता है। तो इसी उद्देश्य के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वह 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ, जिसमें देश के बहुत से उद्योगपतियों, जमींदारों, वकीलों, संपादकों, शिक्षकों और समाज सुधारकों ने उसमें हिस्सा लिया। तो अधिवेशन में यह घोषित किया गया कि कांग्रेस का उद्देश्य
देश के सभी क्षेत्रों और वर्गों के लोगों की ब्रिटिश शासन से घनिष्ठता और मैत्री को बढ़ाना है। तब क्या हुआ कि सन 1886 में 1886 में जो होने वाला दूसरा अधिवेशन होम को कांग्रेस का महासचिव चुन लिया गया था, क्योंकि उन्होंने इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो दूसरे अधिवेशन में होम तो उसके महासचिव थे, तो उन्होंने अधिवेशन में भाग लेने वाले लोगों से विक्टोरिया की जय का नारा लगवाते हुए ब्रिटिश शासन को यह आश्वासन दिया कि कांग्रेस उनके प्रति वफादार रहेगी। लेकिन हुआ क्या कि 1885 से 1905 तक राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा संगठन रहा जिसने ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी को दिखाते हुए ब्रिटिश कानूनों में अपना विश्वास व्यक्त कर लिया। तो उस समय कांग्रेस सरकार ने केवल इतनी मांग रखी कि प्रांतों में भारतीय प्रतिनिधियों को लेकर काउंसलिंग बनाई जाए और उन्हें शासन का स्वतंत्र अधिकार दिया जाए। तो जो बंगाल में जब राष्ट्रवाद के कारण सन 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के पूर्वी प्रांतों में इसे बांट दिया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उन नेताओं ने अधिकार करना शुरू किया जो ब्रिटिश शासन के प्रति अपने विचारों को रखते थे। तो उस परिणाम में क्या हुआ कि कांग्रेस की कमान जो है वह बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, अरविंद तथा बरिंदर घोष, ये जो उग्रपंथी नेता थे, इन्होंने अपने हाथों में ले ली। जब इन्होंने अपने हाथों में ले ली तो इन नेताओं ने यह घोषणा भी कर दी कि ब्रिटिश शासन की ओर अगर हम निरंतर देखते रहते हैं, उनकी बात को मानते रहते हैं, तो यह हमारी कायरता है। इन नेताओं ने ब्रिटिश शासन से मतभेद किया और सरकार ने राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करने के लिए सैयद अहमद खां की सहायता से सन 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। तो इसमें जो है क्या था, इस स्थापना में फूट डालो और राज करो, यह नीति में अपनाई गई। फूट डालो और राज करो, जब यह नीति अपनाई गई तो उग्र राष्ट्रवादियों में इसका जो प्रभाव बढ़ा, तो ब्रिटिश सरकार ने उनका दमन करना आरंभ कर दिया। तो जब दमन करना आरंभ किया तो सन 1908 में बाल गंगाधर तिलक ने यह घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह नारा 1908 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था, इसकी घोषणा कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तब सरकार ने क्या किया कि उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया। तो सन 1914 में 1908 में गए, तो 1914 में जब वह जेल से छूटने के बाद तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। तो होम रूल लीग की स्थापना 1914 में
जबकि तो उसका उद्देश्य जो था अंग्रेज़ों से स्वराज की मांग करना था। तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रवादी विचारों का प्रभाव जो है बढ़ जाने के कारण 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को सर्वसम्मानित से कांग्रेस का नेता मान लिया गया। जब इनको सर्वसम्मति से कांग्रेस का नेता इनको मान लिया गया, फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा क्रांतिकारी आंदोलन। तो क्रांतिकारी आंदोलन जो था यह भी राष्ट्रवाद के विकास के लिए किया गया था, और यह आंदोलन जो हुआ था उन युवा क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था जो यह मानते थे कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास के लिए सरकार के प्रति विरोधी भावना पैदा करना आवश्यक है। तो ये इसको प्रारंभ हुआ था सन 1905 से लेकर 1915 तक ये चला था। तो उस समय क्या था कि बंगाल, पंजाब, बम्बई, मद्रास तथा राजपूतान क्रांतिकारियों के जो इनको प्रमुख केंद्र बनाया गया था। उसमें बंगाल, पंजाब, बम्बई, मद्रास। तो बंगाल में थे बरिंद्रनाथ घोष, पंजाब में थे सरदार भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह, तथा महाराष्ट्र में थे वीर सावरकर। इनके नेतृत्व में ये क्रांतिकारी गतिविधियों में ये केंद्र स्थापित किए गए। तो इस आंदोलन का दूसरा चरण, पहला 1905 से 1915 तक था और दूसरा चरण जो था वो 1925 से 1932 तक का है। तो इस अवधि में सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु और सहदेव ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा अंग्रेज सरकार को भयभीत करने के साथ साथ युवा वर्ग में देश के सम्मान के लिए मर मिटने का उत्साह पैदा किया। तो मर मिटने का जब उत्साह पैदा किया तो सभी हिस्सों में जहाँ भी वंदे मातरम के द्वारा लोग अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त करने लगे। पंजाब में पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल, ये गीत गाने प्रारंभ हो गए। तो इस तरह ये देखा गया कि क्रांतिकारी आंदोलन का ये जो था दूसरा चरण, अब है क्रांतिकारी आंदोलन का जो तीसरा चरण था यह 1939 32 तक तो चला था दूसरा, और तीसरा 1939 से 1946 1939 से 1946 तक। इसमें फिर सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियों से ये संबंधित रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस ने सैनिक गतिविधियों और विदेशी ताकतों की मदद से भारत में अंग्रेजी राज्य को समाप्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ाद हिंद फौज का गठन किया तो उस समय आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे वह संख्या में लगभग 70,000 तक पहुंच गए थे। तो बोस ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से इंग्लैंड की सरकार के अंदर इतनी चिंता उत्पन्न कर दी कि उसे द्वितीय विश्व युद्ध ने अपनी हार का भी खतरा उन्हें दिखाई दिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस को युद्ध का कैदी घोषित कर दिया गया, जिसके कारण उन्हें अपनी प्रत्यक्ष गतिविधियों से अलग हो जाने के लिए विवश होना पड़ा। तो अपनी अपूर्व राष्ट्रभक्ति के बाद भी क्रांतिकारी आंदोलन असफल हो गया।
तो इसका प्रभाव भारत के कुछ हिस्सों तक सीमित रहा, लेकिन रजवाड़ों और जमींदारों ने भी अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए क्रांतिकारियों को दबाने में अंग्रेज़ सरकार की मदद की। और पांचवा था फिर हमारा राष्ट्रवाद का गांधी युग। तो राष्ट्रवाद के गांधी युग में गांधी युग जो है वह सबसे अधिक माना जाता है। यह युग जो है 1918 से 1947 तक का है, जिसका संचालन स्वयं मोहनदास करमचंद गांधी के हाथों में रहा। तो इस समय जो गोखले की जब मृत्यु हो चुकी थी, तो कांग्रेस के दूसरे उग्रवादी नेताओं ने गांधी की इस नीति को स्वीकार कर लिया। जन जन में राष्ट्रवाद को विकसित करने तथा अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए शक्ति की तुलना में अहिंसक आंदोलन प्रभावी हथियार। इस आधार पर महात्मा गांधी ने 3 प्रमुख आंदोलन चलाए, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में निर्णायक भूमिका भी निभाई। और इन आंदोलनों में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये 3 आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाए गए थे। तो आज के लिए इतना ही। और कल हम लोग जो गांधी जी द्वारा 3 आंदोलन चलाए गए हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बारे में आप लोगों को कल जानकारी देंगे। आज मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। और बच्चों, आप लोगों से फिर ये कह रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग कॉलेज में जाकर के अपना प्रवेश ले लीजिए। जिनके पास तक मेरी ये सूचना नहीं पहुँच पा रही है, जिनके पास पहुँच रही है, वो लोग इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे सभी लोगों तक ये मेरी बात पहुँच जाए और सब लोग जाकर के प्रवेश अतिशीघ्र ले लें और अपनी पढ़ाई से, ऑनलाइन पढ़ाई की क्लासों में सम्मिलित हो जाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।